हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इकोलॉजी पारिस्थितिकी। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा पारिस्थितिकी की परिभाषा, पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक तथा अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता। आज का यह वीडियो पार्ट सेकंड है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल तथा पारिस्थितिकी पिरामिड को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव जंतु भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे सबसे पहले हम पेड़ पौधों की बात करें, यह अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। इसी तरह शाकाहारी जीव जंतुओं को हम देखते हैं, यह पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं मांसाहारी जीव जंतुओं की बात करें, यह अपने भोजन के रूप में शाकाहारी जीव जंतुओं को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि पेड़ पौधे शाकाहारी, वहीं मांसाहारी जीव जंतुओं में भोजन के आधार पर हमें एक श्रृंखला बनती हुई दिखाई देती है। यह एक प्रकार से भोजन के स्तर के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला हमें एक चेन के रूप में दिखाई देता है, जिनमें सभी प्रकार के जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर, यह घास, इसे हम उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। सेकंड टिड्डा, इसे हम प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के शाकाहारी जीव जंतु आते हैं। थर्ड डायग्राम में इसे हम द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मांसाहारी जीव जंतु आते हैं। थर्ड डायग्राम की बात करें, उल्लू, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सर्वाहारी जीव जंतु आते हैं। अर्थात उल्लू घास को भी खा सकता है, टिड्डे को भी खा सकता है, वहीं यह ब्लू जay को भी खा सकता है। इसीलिए इसे हम टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर भी कहते हैं। सेम इसी तरह से सेकेंड डायग्राम देखेंगे। ग्रास को रैबिट खा रहा है, ग्रास प्रोड्यूसर है, वहीं रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर है, तथा हॉग जो है यह आपका टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर है। थर्ड डायग्राम की बात करेंगे। लीफ को कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर को स्नेक खा रहा है, वहीं स्नेक को आउल खा रहा है। जैसा कि आपको इन तीनों डायग्राम में देखने को मिल रहा है, इनके भोजन के आधार पर इनमें एक चेन बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसे ही हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर भोजन का स्थानांतरण, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार से 10% का नियम दिया गया और इनका श्रेय जाता है वैज्ञानिक लिंडमान को। लिंडमान के द्वारा दिए गए इस 10% नियम का मुख्य बिंदु यह है कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% ही होता है, वहीं ऊर्जा का ह्रास 90% होता है। अर्थात अगर हम बात कर रहे हैं कि उत्पादक से उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण अगर होगा तो वह केवल 10% होगा, जबकि 90% वहां पर ह्रास होगी, कमी हो जाएगी। सपोज अगर उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है तो वह 90% ऊर्जा अपने पास रख लेगा और 10% ऊर्जा को ही वह आगे वाले स्तर को देगा। इसी प्रकार से हर स्तर 90% ऊर्जा अपने पास रखेगा और 10% ही केवल आगे ट्रांसफर करेगा। इसी प्रकार से इसे हम 10% का नियम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब, खाद्य जाल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा खाद्य श्रृंखला, वहां पर एक चेन बनती है खाद्य के आधार पर, इसे हम श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल में सेम उसी प्रकार से है कि वहां पर एक चेन बनता है, यहाँ पर एक जाल नुमा
पूरा संरचना बनता है जिसके अंतर्गत भोजन का मुख्य आधार होता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे को विभिन्न प्रकार के शाकाहारी जीव जंतु खा सकते हैं, जैसे बकरी, खरगोश और चूहा। अब चूहे की अगर हम बात करें, चूहा यह प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है। इसको उल्लू भी खा रहा है, सांप भी खा रहा है और वहीं बिल्ली भी खा रही है। इसी प्रकार से खरगोश की अगर हम बात करें तो खरगोश को आपको देखने को मिलेगा बिल्ली भी खा रही है, वहीं इसको लोमड़ी भी खा रही है। अर्थात हम यह देख रहे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं इनको अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता खा सकते हैं। इस प्रकार से इस संरचना के अंतर्गत एक जालनुमा संरचना आपको देखने को मिलती है और इसी जाल को ही हम, जो कि खाद्य के आधार पर है, भोजन के आधार पर है, इसीलिए हम इसे खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड अर्थात पारिस्थितिकी पिरामिड। वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन को जाता है। इन्होंने इसकी खोज 1929 में की थी और चार्ल्स एल्टन के नाम के कारण ही इसे हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या, उनके जीवभार तथा ऊर्जा के कारण ही हम इन्हें एक पिरामिड के रूप में अर्थात एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसे ही हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इसके अंतर्गत हम यह देख सकते हैं कि जीवों की संख्या एक ग्राफ के रूप में कैसे दिखती है, वहीं इनका भार ग्राफ के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, साथ ही इनका ऊर्जा, इनकी ऊर्जा का क्या क्या अलग अलग स्तर हैं, इसको भी हम ग्राफ के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि आपको यह डायग्राम दिख रहा है, प्रोड्यूसर हमेशा सबसे नीचे स्तर पे पाए जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है और संख्या होने के वजह से इनका भार अर्थात इनका बायोमास सबसे ज्यादा होता है। और वहीं अगर हम बात करें इनकी ऊर्जा की तो अलग अलग स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक की होगी, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर की होगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की होगी, साथ ही टर्सरी कंज्यूमर या इसे हम टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। इसकी ऊर्जा का स्थानांतरण सबसे कम होगा। पिरामिड के द्वारा जिस स्तर की सबसे ज्यादा संख्या होती है उसे हम सबसे नीचे रखते हैं और धीरे धीरे जिनका स्तर कम होते जाता है उन्हें हम सबसे ऊपर रखते हैं। अर्थात हम देखेंगे कि सबसे कम संख्या हमें टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर का दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार। पारिस्थितिकी पिरामिड को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है ऊर्जा पिरामिड, दूसरा है संख्या पिरामिड, तीसरा है जीवभार पिरामिड। सबसे पहले हम ऊर्जा पिरामिड को पढ़ते हैं। यह डायग्राम आपको दिख रहा है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसका स्तर सबसे नीचे होगा वह उसकी संख्या, उसका ऊर्जा और उसका जीवभार सबसे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उत्पादक की अगर हम बात करें तो यह सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने के कारण इसका ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना रहा है। इसीलिए आप देखेंगे उत्पादक इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। ऊर्जा पिरामिड के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्पादक की संख्या होगी, इसीलिए इसका स्तर सबसे नीचे होगा। इस डायग्राम में आपको काफी अच्छे से दिख रहा होगा कि 100% अगर इसके पास ऊर्जा है तो यह प्राइमरी कंज्यूमर को केवल 10% ही ऊर्जा देगा और 90% इसके पास यहीं पर इसका हास्य हो जाता है। इसीलिए ही हम इसे 10% का नियम कहते हैं। वहीं प्राइमरी कंज्यूमर यह सेकेंडरी कंज्यूमर को केवल 1% ऊर्जा देगा, वहीं यह 90% अर्थात
9% अपने पास रख लेगा और केवल 1% ही सेकेंडरी कंज्यूमर को देगा। इसी तरह से आप देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर को केवल 0.1% ही ऊर्जा देता है। उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण ही ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड यह हमेशा संख्याओं पर निर्धारित रहता है, अर्थात उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा है तो इनकी स्ट्रक्चर जो है यह हमेशा सीधा ग्राफ के रूप में हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे। वहीं अगर उत्पादक की संख्या सबसे कम है तो इन्हें हम उल्टे रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर हम घास स्थल की संख्या पिरामिड की बात करें, वहां पर पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण यह सबसे नीचे स्तर पर पाया जाएगा, इसीलिए यह हमेशा सीधा रहेगा। उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण अगर हम बात करें प्राथमिक उपभोक्ता की, तो इनकी संख्या उपभोक्ता की अपेक्षा कम होगी। वहीं प्राथमिक उपभोक्ता की अपेक्षा द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या कम होगी। साथ ही इसी प्रकार से हम देखेंगे तृतीयक उपभोक्ता या हम इसे टॉप कंज्यूमर की संख्या अगर हम देखें तो इनकी संख्या सबसे कम होती है। इनमें मैक्सिमम 1 या 2 ही संख्या पाया जाता है। पॉन्ड इकोसिस्टम के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक्वेटिक पिरामिड में उत्पादक की संख्या सबसे कम दिखाई देती है, वहीं पे तृतीयक उपभोक्ता की संख्या सबसे ज्यादा होती है। उत्पादक के रूप में हमें फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन मिलते हैं। वहीं सबसे अगर बात करें टॉप कंज्यूमर की तो वहां पर मछलियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम उल्टे रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। इसके अंतर्गत हम बात करें तो हमें 2 प्रकार के ग्राफ दिखेंगे, पहला सीधा और दूसरा उल्टा। जीव भार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस ग्राफ में इनके भार के आधार पर हम इनको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर उत्पादक का भार सबसे ज्यादा है, इसलिए हम इन्हें नीचे रखे हैं। यहाँ पर इनका 1000 kg इनका है भार। वहीं अगर देखें प्राइमरी कंज्यूमर का तो यहाँ पे 100 है, सेकेंडरी में 10 है, वहीं टॉप में 1 kg है। इस प्रकार से हम इन्हें अलग अलग प्रकार से ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं और यह ग्राफ हमेशा सीधा रहता है। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर ये पॉन्ड इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है ये डायग्राम, इसीलिए इन्हें हम उल्टे रूप में प्रदर्शित करते हैं। हमेशा पॉन्ड इकोसिस्टम को हम उल्टे रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोड्यूसर की संख्या इनका सबसे कम है, साथ ही इनका भार भी बहुत कम है, इसीलिए हम इन्हें नीचे रखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्निवोरस अर्थात टॉप कंज्यूमर की, इनकी संख्या और इनका भार सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम इन्हें ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से आपने देखा इस संख्या के आधार पर हम उन्हें कितने संख्या है उसके रूप में प्रदर्शित करेंगे। वहीं ऊर्जा के आधार पर कितना प्रतिशत ऊर्जा यह अगले स्तर को स्थानांतरित कर रहे हैं, इस आधार पर हम प्रदर्शित करेंगे। साथ ही भार के आधार पर हम इन्हें पिरामिड ऑफ बायोमास के अंतर्गत प्रदर्शित करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम एक बार रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत बताया कि पारिस्थितिकी की खोज किसने की। यहाँ पर आपको 2 शब्द देखने को मिलेगा, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने स्पेशल इसको लिखा है यहाँ पर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे मैक्सिमम कंफ्यूजन भी रहता है। क्योंकि पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें इकोलॉजी तो यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल वैज्ञानिक आते हैं। वहीं अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो वहां पर एजी टॉन्सले आते हैं। सपोशी
या उत्पादक या इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। इनके अंतर्गत सभी प्रकार की वनस्पतियां आती हैं। वही परपोषी की बात करें या इन्हें हम कंज्यूमर या उपभोक्ता भी बोलते हैं। इनके अंतर्गत सभी जीव जंतु आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत स्पेशली शाकाहारी आते हैं जिन्हें हम हर्बीवोरस भी बोलते हैं। वहीं सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत कॉर्निवोरस आते हैं जिन्हें हम मांसाहारी बोलते हैं। और टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत यहाँ पर ओमनिवोरस आते हैं जिन्हें हम सर्वाहारी बोलते हैं। प्रकृति का मेहतर या सफाईकर्ता हम अपघटनकर्ता को बोलते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक दिशीय होता है। इसी प्रकार से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दशांक प्रतिशत का नियम, अर्थात जिन्हें हम 10% का नियम भी बोलते हैं, इनको देने का श्रेय लैंडमान को जाता है। वहीं पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज, इनका श्रेय चार्ल्स एल्टन को जाता है। साथ ही ऊर्जा पिरामिड हमेशा यह क्या होता है, सीधा होता है। संख्या पिरामिड यह सीधा और उल्टा दोनों होता है। इसी प्रकार से जीव भार पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि इकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने उन सबको बताने की पूरी कोशिश की है। और अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी इम्पोर्टेंट और या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैक्सिमम क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही गए हैं और हमेशा ये पूछे भी जाते हैं। इसीलिए यह चैप्टर जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। मैं आशा करती हूँ आपको यह इकोलॉजी का पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आप मेरे इस चैनल साइंस गैलेक्सी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।